मैम आपने हरित क्रांति की बात की है। देश के मशहूर साइंटिस्ट है सोनम वांगचुक पिछले 30 दिन से भूख हड़ताल पर है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनसे बात नहीं। अब जो ये रैली की जा रही है, क्या इसका प्रभाव अभी पंजाब के इलेक्शन पर भी कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, पंजाब का इलेक्शन जब आएगा तब हम उसको देखेंगे। हमारा कोई भी काम, हमारी कोई भी परियोजना जो है वो इस हिसाब से नहीं रखी जाती है कि कहाँ का इलेक्शन आ रहा है और उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन हम चला रहे हैं, पर्यावरण को ध्यान में रखकर चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश रहती है कि हमारा पर्यावरण बचे। तो इसमें पंजाब के इलेक्शन पर उसके इम्पैक्ट का मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई जो है उसको ध्यान में रखते हुए इस काम को किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जो है नारनौल में, भिवानी में खोले जा रहे हैं, तो उसका पंजाब से क्या कनेक्शन? कोई, क्योंकि पंजाब और हरियाणा भाई भाई है ना, तो इस वजह से कहा जाता है कि अगर हरियाणा में रैली हो रही है तो कुछ तो प्रभाव पंजाब में वैसे ही बहुत प्रभाव है। आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर जिस तरह से जा रहे हैं और लोगों का प्यार जो है उनको देखने को मिल रहा है। हमें तो बल्कि कई बार डर लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कहीं पंजाब वाले छीन ना ले, वो ये ना कहें कि हमारे ये पंजाब के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी को बना दो, क्योंकि जितना प्यार वहां पर मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि वहां की सरकार जो है जो काम कर रही है। आज हरियाणा और पंजाब दोनों में बराबर बने थे, और यहाँ पर हरियाणा में तरक्की देख लो और आप पंजाब में देख लो जो हालात हो रहे हैं। वहां पर युवा जो है जिस तरीके से नशे में गिरफ्त है और विकास के नाम पर वहां पर विनाश हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। तो हरियाणा में तेज गति के साथ विकास हो रहा है, या आराम से आपने बड़ी बात कही, मैंने एक बड़ी बात कही कि जीएसटी, व्यापारी जीएसटी तो देता है लेकिन व्यापारी को सुरक्षा नहीं मिलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को आ रहे हैं। 2 दिन पहले एक रोहतक रोड पे बड़ी घटना होती है, 5 व्यापारियों की दुकान पे चोरी हो जाती है। तो सुरक्षा के लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि देखिए जो है सामाजिक तत्व होते हैं उनको, उनका काम है यही कि वो समय समय पर लोगों को परेशान करें, तंग करें। लेकिन आपने देखा होगा कि गुड़गांव के अंदर अभी जो घटना हुई, वहां पर किस तरीके से जो व्यापारी है उनको धमकाया गया, डराया गया, और सरेआम जिस तरीके से पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई, और उस मुठभेड़ में वो 3 या 4 आपने देखा होगा कि जो रंगदारी मांगने के लिए आए थे, जो धमका रहे थे, जो है वो उनका एनकाउंटर हुआ। तो पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर अपने हिसाब से अपने तरीके से काम कर रहा है। अगर कोई इस तरीका का काम करेगा तो उसको उसका जवाब भी मिलेगा। आपका मैम आपने हरित क्रांति की बात की है। देश के मशहूर साइंटिस्ट है सोनम वांगचुक पिछले 30 दिन से भूख हड़ताल पर है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनसे बात नहीं की। देखिए, ऐसा है कि जो उनकी जो भी सोच है या कि जिस बात को लेकर वो उसमें अनशन पर वो है, वो हमारी सरकार के बिल्कुल ध्यान में है, और सरकार अपने हिसाब से उसका काम करेगी। आपने देखिए नीट की जो बात थी, तो नीट का सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए वो एग्जाम दोबारा हुआ और बड़ी ठीक ठाक तरीके से हुआ। यहाँ पर भी हर तरह की सुरक्षा प्रबंध किए गए। तो जो नीट को लेकर जो समस्या थी, तो उसका समाधान तो कर ही दिया कि उसको वापस कर दिया दोबारा एग्जाम उन्होंने। लेकिन जो उनकी मांग है उस मांग को वो सरकार अपने हिसाब से देखेगी। धर्मवीर जी। मैम नमस्कार। जैसा अभी आपने कहा कि हरियाणा पंजाब एक साथ में थे और हरियाणा विकास में आगे निकल गया, हरियाणा और पंजाब के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है SYL के पानी का। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि कितनी बार जो है वो हमारे जल संसाधन जो मंत्री हैं उनके साथ दोनों मुख्यमंत्रियों की बातचीत हुई है, और हमने बार बार ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके बेसिस के ऊपर हमें हमारे हिस्से का पानी मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर अच्छी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद जो भगवंत मान जी हैं मुख्यमंत्री पंजाब के, वो अपने स्टेट में आके, अपने राज्य में आके अलग तरह की बात करने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है आम आदमी पार्टी की आप लोगों ने देखा होगा कि एक अलग ही उनका चाल और चरित्र है, उनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। लेकिन हम अपने हिस्से का पानी जरूर लेके रहेंगे। मुझे लगता है कि ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी, और अब हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर्यावरण का जिक्र किया है। रैली से पहले 17 तारीख से पहले हर रोज सैकड़ों गाड़ियां इधर से उधर दौड़ रही है, क्या उन पर यह बात लागू नहीं है? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ज्यादा प्रयोग से इलेक्ट्रिक वेस्ट यानी कि जो बैटरियों का कचरा है, पानी जो तेजाब है, वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है, क्या उस पर यह चीज लागू नहीं है? देखिए, ऐसा है कि मात्रा देखी जाती है। अगर आप ध्यान करें कि जो डीजल से या जो पेट्रोल से जिस तरह का कार्बन एमिशन होता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक से या कि हाइड्रोजन से जितना एमिशन हो जाता है, एमिशन तो होगा, लेकिन एमिशन की मात्रा कितनी है? पर्यावरण को हम एकदम से, तो या आप कोई हमें ऐसा सजेस्ट कीजिए कि जी आप अगर इस चीज को अपना लेंगे तो बिल्कुल 0% एमिशन जो होगा, इसमें बिल्कुल किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होगा। प्रदूषण तो होता है,
लेकिन उसकी मात्रा किसमें कम है किसमें ज्यादा है, ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें प्रदूषण मिनिमम से मिनिमम। आपका भाजपा एक नारा देती है सबका साथ सबका विकास। जिला जीत जब हरियाणा में रहा था तब जिला में रहा था, और जिलों में देखिए तो जो जीत की गिनती है वो पिछले जिले में होती है, ऐसा क्यों? अभी भी आप इसको पिछड़ा मानते हो, बहुत गलत बात है। जींद जो है, जींद को अगर आप 10 साल पहले के जींद को अगर आपसे आप कंपेयर करो तो अगर आपके पास कोई फोटो, अगर आपके पास कोई फोटो कोई पुरानी हो तो जरूर लेकर आओ। जींद में मेरा भी बहुत आना जाना रहा है, जिला अध्यक्ष जी हमारे यहीं से ही हैं और हम खुद आकर हैरान हो रहे हैं कि ये वही जींद है कि जहां पर लोग केवल और केवल जींद को रैलियों के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन कभी इसके विकास की तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जिस तरीके से जींद का चहुमुखी विकास हो रहा है, मुझे लगता है कि ये सवाल आपका जो है ना वो नावाजिब है। एशिया का पहला जिला है जिसके स्टेट और सेंटर्स के 9 हाईवेज है। एशिया का एक रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एक ही बात बताइए आप। एशिया का पहला जिला है। बैठ जाओ। उद्योग क्षेत्र की तरफ गया। ज्योति जी। मैम नमस्कार, मैं ज्योति रोहिला स्टार चैनल से। मैम मेरा सवाल है कि देखो हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है, सबको शुभकामनाएं सरकार को भी और हम सबको। जींद के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैम जींद को अभी तक करनाल से और भिवानी से रेल यात्रा का तो सुविधा नहीं है। और दूसरी बात मैम, रोडवेज की भी कोई इक्का दुक्का ही शाम सवेरे बसें चलती हैं तो काफी यात्रियों को दिक्कत होती है, तो क्यों ना करनाल को और भिवानी को जींद से जोड़ दिया जाए। देखिए जो ये जिसकी तरह की कोई यातायात की, ट्रांसपोर्ट की, जो भी किसी भी तरह की कोई समस्या अगर है, आप लोग अगर जींदवासी उसको रिटर्न में दें तो अगर तो वो रिलेटेड है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से तो उनकी नॉलेज में लेकर आएंगे और तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होगी। और अगर वो रेलवे से अगर रिलेटेड है तो अश्विनी वैष्णव जी हमारे ऐसे रेल मंत्री हैं कि जिन्होंने खासकर, जब मैं लोकसभा सांसद सिरसा में थी तो जितना काम मैंने सिरसा लोकसभा के अंदर रेलवे का करवाया तो आप पूरे हरियाणा के अंदर देख सकते हैं कि कितना रिकॉर्ड है ये काम। क्योंकि और आप खासकर भी मैं बताना चाहूंगी, ये जींद का जो नरवाना है, नरवाना भी जो सिरसा लोकसभा में आता है, आप जाके उसका रेलवे स्टेशन देखिए, वहां पर जो ट्रेन रुकी हैं आप वो देखिए, जींद के अंदर जो है वो रेलवे स्टेशन देखिए। ये सब जो है माननीय रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत हुए, तो मैं बल्कि धन्यवाद करना चाहूंगी। आपका सवाल। रोजगार के लिए युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो मतलब जो भी लोग हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 15-16 हजार की नौकरी के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए रोजगार के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें जो है वो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा सरकारी नौकरियों पर ना करके जो प्राइवेट कंसर्न्स हैं उसके अंदर अगर हम फोकस रखेंगे तो, क्योंकि सरकार जो है वो कितने % तक जो है आपको रोजगार मुहैया करा सकती है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत से, खासकर अब हमारी सरकार के अंदर जो प्राइवेट जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है लोगों ने अपना रोजगार जो है उनको मिला है। उसके साथ साथ स्टार्टअप के माध्यम से बहुत से युवा ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना रोजगार, स्वरोजगार उन्होंने शुरू किया है, बल्कि वो अब नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले हैं। बहुत से ऐसे युवा जो है मुझे मिले हैं कि स्टार्टअप के माध्यम से जिन्होंने अपना नया रोजगार शुरू किया है और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने दूसरे युवाओं को भी रोजगार दिया है। अंतिम 2 सवाल आपका। मैडम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिनकी संघर्ष से बीजेपी पार्टी 12 साल से केंद्र और स्टेट में सत्ता में है, जिस रूट से प्रधानमंत्री जी को जाना है वहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक है, आज तक भी वो चौक डेवलप ना हो पाना। दूसरी बात, बीजेपी उदाहरण स्वयं से पेश करती है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई-व्हीकल से आएंगे? देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी कैसे आएंगे ये तो अभी मुझे लगता है कि पब्लिक करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला होता है और हमें अपने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जो है उसको प्रेफरेंस देना है सिर्फ इसलिए वो क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से ई व्हीकल से आए और उसमें अगर उनको किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी में अगर कोई लैप्स होता है तो मुझे लगता है कि फिर तुरंत आप लोग ये प्रभाव से ये पूछोगे कि जी ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया। तो इसलिए वो इस पोस्ट पर है कि उसमें सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनके यातायात को देखा जाता है कि आज जो है बाय एयर आएंगे, बाय ट्रेन आएंगे, बाय रोड आएंगे और कैसे आएंगे। चौक जरूर आपकी जो आपने नॉलेज में डाला है, जिला अध्यक्ष जी और जो यहाँ के प्रशासन से बात करके, हमारे जो यहाँ के विधायक भी डिप्टी स्पीकर साहब उनसे भी बात करके उसको दुरुस्त करवाया जाएगा। मैम नमस्कार, विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप लोग खुद, आपके जो नेतागण हैं वो किसी भी इको फ्रेंडली रैली की आप लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग किसी भी ना तो सीएनजी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्योंकि देखिए जी, देखिए ऐसा है कि अगर आप सीएनजी की गाड़ी की बात करें या कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो वो पहले तो खरीदनी पड़ेगी और खरीदने के बाद फिर आप उसमें जो है सफर करेंगे। तो इसलिए जो लोकल है, लोकल में अगर अभी जैसे कि बहुत से हमारे साथियों के पास हाई क्रॉस है, हाइब्रिड में जिसमें वो इलेक्ट्रिक में भी चलती है और इसके साथ साथ वो पेट्रोल पे भी चलती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आपका कोई बहुत ज्यादा वाजिब है। बाकी बात हमने रैली की करी कि उसमें भारी संख्या में लोग आते हैं, बाहर से आते हैं। उन लोगों के लिए स्ट्रिक्टली ये हमारे नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि या तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आएंगे या फिर सीएनजी व्हीकल से आएंगे। मैम, जैसे सीएम साहब कहते हैं कि पंजाब के अंदर अगर हमारी सरकार आती है तो हम नशे को पाकिस्तान भेज देंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर सिरसा बिल्कुल टॉप पे चल रहा है नशा करने के अंदर, और 10 दिन के अंदर करीब 2 मुक्ति होती है। आप देखिए, मैं क्योंकि खुद सिरसा जिले में मेरा निवास भी है और सिरसा लोकसभा से मैं सांसद भी रही हूँ। अगर तुलना करें तो पहले से बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन जो बच्चे एक बार नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं उसके बाद फिर उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए और उनकी डी एडिक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो उससे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो उससे निकल नहीं पाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको निपिंदा बट वाली बात है कि शुरू से ही जो है सभी स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है वहां पर इस बात को लेकर बच्चों को जागरूक करें। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी ने डबवाली को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया। देखिए कि वहां पर अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसपी जिला जो है डबवाली को घोषित किया गया वो भी इसीलिए। और एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहां कहीं पर भी जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो बड़े इसके अंदर बड़े मगरमच्छ जो है वो पकड़े गए हैं, तो उनकी आप देखिए कि प्रॉपर्टीज जो है उनको डिस्ट्रॉय किया गया है और बहुत ज्यादा उनसे जो है वो वसूल किया गया है। तो इससे जो है एक जबरदस्त मैसेज आता है और जो बड़े बड़े स्मगलर्स हैं या जो बड़े बड़े पैडलर्स हैं तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनको ये पता लगा है कि अगर पकड़े गए तो तुम्हारा जो है प्रॉपर्टी को सरकार किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगी। पंजाब में भी यही होगा, पंजाब में भी यही होगा। बिल्कुल, देखिए अभी तो बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों मुझे बताया था कि स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो भी बनाई गई है। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बताया कि पहले इसके अंदर बजट जो है बहुत कम था, अब इस बजट को बहुत भारी संख्या में बढ़ा दिया गया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो इतने स्ट्रिक्ट थे इस बात को लेकर कि उन्होंने सिरसा के अंदर ये कह दिया कि जिस भी इलाके के अंदर जो है ड्रग्स में बच्चे जो है इस तरीके से मिलेंगे तो वहां पर जो वहां का जो लोकल एसएचओ है या के जो वहां पर जो चौकी का इंचार्ज है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आप ये सोच के देखिए, ये कहीं नहीं होता कि जो पुलिस वाले जो है, पुलिस वाले अब ये डर रहे हैं कि तुम्हारे इलाके के अंदर जो है वो ऐसी चीजें ना मिले, अगर मिल गई एक्शन उनके ऊपर होगा। तो ये इतनी सख्त मुझे लगता है कि हिदायत अगर किसी ने दी है तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने दी है। अंतिम सवाल राजेश जागलान जी का, उससे पहले वो सवाल करे। एक परिचय मेरी गलती से छूट गया था, 2 परिचय हैं। एक हमारे प्रांत के मीडिया के सह प्रभारी संदीप आजाद जी आपके बीच में बैठे हैं सबसे पीछे, उनका स्वागत है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैनेजमेंट का हिस्सा है हमारे यहाँ का। एक हमारी प्रदेश की महिला वरिष्ठ नेत्री रंजीता मेहता जी हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तो ये परिचय दोनों छूट गए थे मेरे से, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अंतिम सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का राजेश जागलान जी। मैडम जी, जींद के अंदर एक भी कोई भी ट्रेन नहीं है कि जो धार्मिक स्थलों तक जा रही है। धार्मिक तो सतत बीजेपी सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन कोई भी यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। जैसे अमृतसर के लिए नहीं है, हरिद्वार के लिए नहीं है। देखिए, ऐसा पिछले दिनों आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसी ट्रेन जो है वो चलाई है। सिरसा से चलाई उन्होंने नांदेड़ साहब के लिए, कुरुक्षेत्र से भी उन्होंने चलाई और बनारस के लिए भी चलाई, तो अभी अयोध्या के लिए भी चलाई। तो सरकार जो है इसके हिसाब से, और खासकर जो रेलवे डिपार्टमेंट को मैं बहुत नजदीक से जानती हूँ क्योंकि मैंने रेलवे के बहुत काम करवाए, वो लोग बहुत सी चीजों को देखते हैं कि फिजिबिलिटी है कि नहीं है, आपके वहाँ पे फुटफॉल कितनी है कि आप वहाँ पर ट्रेन शुरू कर दें और ट्रेन आपकी खाली चली जाए तो सरकार जो है वो उस तरह का लॉस भी नहीं जो है बर्दाश्त करना चाहेगी। तो बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी ट्रेन जो है वो कहीं से स्टार्ट होती है और कहीं पर जाकर पहुंचती है और यहाँ के बीच में जो स्टॉपेज है वो मिलते हैं। तो बहुत चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को किया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि गोरखधाम में एक ट्रेन थी, वो जो हिसार के अंदर कम से कम भी 9 घंटे तक खड़ी रहती थी।
हमने कोशिश की और कोशिश करने के बाद वो मुझे लगता है कि 15-20 साल के बाद वो सिरसा तक चली, सिरसा से फिर वो बठिंडा तक चली। अब आप देखिए कि वो हिसार से लेकर बठिंडा तक वो चलती है, बीच में वहां पर उसको अभी आदमपुर स्टेशन मिल गया है, भट्टू स्टेशन मिल गया है और सिरसा स्टेशन मिल गया है, वहां पर वो रुकती है। कितना लाभ उन लोगों को मिला है। वो लगातार उन्होंने कहा कि जी हम 3 महीने तक 6 महीने तक देखते हैं, जब उनको ये लगता है कि बिजनेस अच्छा है, लोग आ जा रहे हैं उसमें, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो वो बिल्कुल कंटिन्यू है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक की सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके लिए बहन जी को भी साधुवाद, आप सबको भी साधुवाद।